आज हम लोग उन दो शब्दों पर चर्चा करेंगे जो कि भारतीय राजनीति में खूब प्रयोग किए जाते हैं, और उसका है नाम एनडीए और यूपीए, अर्थात राजग और संप्रग। कुछ छात्रों ने ये पूछा था कि भाई ये यूपीए और एनडीए क्या है, इसका शुरुआत कैसे हुई और इसके निहितार्थ क्या है भारतीय राजनीति में। तो ये बड़ा देखने में तो सामान्य सा प्रश्न लगता है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये दोनों जो टर्म है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और यूपीए को कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और इसका हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इन दोनों की जो टर्म है इससे हमको वाकफियत होनी चाहिए, और ये वास्तव में आज के संदर्भ में भारतीय राजनीति में केवल ये दो शब्द नहीं हैं, बल्कि ये पूरी राजनीतिक संसदात्मक व्यवस्था को के संचालन का एक प्रतीक भी है कि कैसे आज भारतीय राजनीति संचालित हो गई है, दलीय व्यवस्था में क्या स्थिति है, किस तरीके से दलीय आधार पर हमारा संसदात्मक लोकतंत्र चल रहा है, विचारधारा का क्या महत्व है पूरी भारतीय राजनीतिक प्रणाली में, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वास्तव में ये दोनों ही गठबंधन मूलक राजनीतिक परिदृश्य को इंगित करते हैं। अर्थात यूपीए और एनडीए, राजग और संप्रग, ये दोनों कई दलों के गठबंधन को शो करते हैं, और वास्तव में ये गठबंधन अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो भारतीय राजनीति में 1967 से इसकी शुरुआत हुई, जबकि चौथे आम चुनाव हुए थे, और चौथे आम चुनाव के बाद राज्यों में 7-8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, बहुत सारे दल आपस में मिले और उन्होंने राज्यों के स्तर पे उन्होंने एक कांग्रेस का विकल्प बनने का प्रयास किया, और वहाँ पे राज्यों के स्तर पे तो 1967 में ये प्रारंभ हुआ, जिसको हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं। लेकिन उसके बाद 1967 के बाद 10 साल के बाद केंद्रीय सरकार में कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए 4 दल आपस में आए, और उन चारों दलों में भारतीय जनसंघ था, या बीकेडी था, या कांग्रेस ओ था, या एक दल और थे, वो साथ में आए 1977 में। और उन्होंने, लेकिन वहाँ पे एक अंतर ये था कि वो 4 दल आए जरूर, लेकिन उन्होंने एक पार्टी का नाम ग्रहण कर लिया, जनता पार्टी करके एक पार्टी बनाई। जयप्रकाश नारायण जी उस समय इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक आंदोलन चला रहे थे, संपूर्ण क्रांति उन्होंने उसका नाम दिया हुआ था, और पूरी व्यवस्था में जो जिस प्रकार की अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उनके शासन में आ रही थी, उससे संघर्ष करने के लिए, अधिकारों की रक्षा करने के, स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए वो एक आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने सभी दलों से कहा कि भाई अगर आप वास्तव में प्रयास करना चाहते हैं तो एक बैनर के तहत आप प्रयास करिए। तो सभी दल, कई दल मिले जरूर 1977 में, और इंदिरा गांधी को हराया भी, लेकिन उनका एक नामकरण था, एक सिंबल था, और एक ही जनता पार्टी के नाम पे, जनता पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव लड़े और जीते भी। तो उसको भी हम गठबंधन की राजनीति इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां भी सब दलों ने एक साथ एक पार्टी के उसमें चुनाव लड़ा था, एक पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद सबसे पहली बार 77 के बाद 11 साल के बाद 98 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जब भारतीय जनता पार्टी उस समय आई थी और उसका उन्होंने नेतृत्व किया था, तब 13 पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने एक साथ इकट्ठा करके, और पहली बार एक प्रकार से मल्टीपोलर या मल्टी पार्टी जो एक पोल था, उसकी स्थापना उन्होंने भारतीय राजनीति में किया था, कि बहुत सारे 13 दलों को, सब ज्यादातर उसमें क्षेत्रीय दल थे, उनके अलावा भारतीय जो आपका ये भाजपा थी, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा सारे के सारे दल उसमें क्षेत्रीय दल थे। तो 12 क्षेत्रीय दलों को, 12-13 क्षेत्रीय दलों को साथ लेके उन्होंने सबसे पहले 1998 में एक सरकार की स्थापना की, सरकार की रचना की, और जिसका नाम एनडीए पड़ा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पड़ा, और तब से वो लेकर आज तक चलता रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो कार्यकाल रहा 1998 से लेके 4-5 साल का, वो राजग
कहलाया और उसमें वो एनडीए 1 के रूप में जाना जाता है, जो कि 2004 तक चला। जाहिर है कि कांग्रेस को इससे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था पूरे देश में, और 1977 के बाद भी जब चुनाव हुए, 1980 में चुनाव हुए, 1984 में चुनाव हुए, 85 में चुनाव हुए, तो कांग्रेस उसमें अच्छी खासी उसका रिटर्न हुआ और वो फिर जीती। तो कांग्रेस को ऐसा लगता था कि शायद उसका मोनोपोली है पूरे केंद्रीय शासन पे, लेकिन जब उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 12-13 दलों को इकट्ठा कर लिया है और शायद उनसे इस तरीके से 1 to 1 लड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्होंने भी अपना एक कुनबा बनाया और जिसका कि नाम उन्होंने संप्रग रखा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रखा। चूंकि उसमें बहुत सारे वामपंथी दल भी थे जो कि अपने को प्रगतिशील कहने में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब इसका नाम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस रखा जाए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन रखा जाए। प्रगतिशीलता का नॉर्मली सांकेतिक अर्थ होता है वामपंथी से, तो उसमें कांग्रेस, एनसीपी, जदयू, आईयूएमएल, आरएलडी, एमडीएमके, केरला कांग्रेस और भी कुछ वामपंथियों के सपोर्ट से भी उसमें एक प्रकार से यूपीए सरकार का गठन हुआ। 2004 में ये सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए और फिर वो 2004 से 2009 तक चली, 2009 से लेकर 2014 तक चली, जब तक कि मनमोहन सिंह का अंत कार्यकाल का नहीं हो गया और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी साहब भाजपा के पुनः आ गए। तो ये एक आप देख रहे हैं कि एनडीए और यूपीए, ये दो शब्द जो हैं हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था में केवल दो गठबंधन ही को संचालित करने वाले या दो गठबंधन के प्रतीक ही नहीं है, बल्कि इन्होंने एक विशेष परिवर्तन ये किया है कि हमारे पूरी दलीय व्यवस्था में आए जो परिवर्तन है उसको भी ये इंगित कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलें, तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था, जाहिर है कांग्रेस पार्टी का पूरा दबदबा था और पूरे देश में और सारे के सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। एक आध अपवाद कोई रहे होंगे, अदरवाइज ज्यादातर में कांग्रेस की सरकार बनी। और भले ही हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम लाया गया, बहुदलीय व्यवस्था लाई गई, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में भी केवल कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व उभर के आया। और इसलिए रजनी कोठारी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई पूरे देश में कांग्रेस सिस्टम है, और कांग्रेस सिस्टम से उनका मतलब ये था कि बहुदलीय व्यवस्था है जरूर, लेकिन उसमें एक दल का वर्चस्व है। अर्थात कांग्रेस सिस्टम का रजनी कोठारी के दृष्टिकोण से अर्थ ये था कि एक ऐसी हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे दल तो हैं, लेकिन उन दलों का जो अस्तित्व है वो नगण्य है, और उसमें एक पार्टी का टॉवरिंग पर्सनालिटी है, दैट इज द कांग्रेस पार्टी। तो इस प्रकार से सिंगल लार्जेस्ट से वन पार्टी डोमिनेंट मल्टी पार्टी सिस्टम, अर्थात एक दलीय वर्चस्व वाले बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ होता है कांग्रेस सिस्टम, जो कि उस समय लागू हुआ। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी कि भाई धीरे धीरे कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ और नए नए दल, क्षेत्रीय दल उभरने लगे, कांग्रेस में विघटन हुआ, विभाजन हुआ, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, और भी धीरे धीरे बहुत सारे जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लोग थे, लीडरान थे, वो धीरे धीरे कांग्रेस से निकलने लगे और कांग्रेस का डिक्लाइन धीरे धीरे होता गया। तो एक ऐसी स्थिति देश में बनी कि धीरे धीरे वास्तव में वो जो कांग्रेस डोमिनेंस था उसका अंत होने लगा और बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय हो गया, और वो क्षेत्रीय दल धीरे धीरे सशक्त भी होते गए। जैसे हमने देखा कि केरल में तमाम दलों का अभ्युदय हुआ, या तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके ये एक प्रकार से क्षेत्रीय दलों के रूप में उभरे, पंजाब में अकाली दल उभरा, आसाम में असम गण परिषद उभरा, किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कालांतर में बसपा और सपा उभरे, और बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आए। और जब ये क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आए तो हमारे देश में अचानक एक ऐसा वातावरण बना कि कोई भी जो अपने को राष्ट्रीय दल कहते हैं, यही कांग्रेस और भाजपा ही अपने को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल हैं एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन ये दल महसूस करने लगे कि अब अकेले इनके बलबूते सरकार केंद्र में बनने वाली नहीं है। और तब इन्होंने एक प्रकार से दो दलीय, हमारे देश में कहा जाता है भारत एक बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन वास्तव में दो दलों का एक राष्ट्रीय स्तर पर जैसे वर्चस्व स्थापित हो गया था, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन ये कांग्रेस और भाजपा ये महसूस करने लगी कि वो एक
दल के रूप में संभवतः पूरी सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने तमाम दलों को आपस में एक साथ मिला के एक एक ध्रुव बनाया, जिसको कि हम पोल्स कहते हैं। और अब हमारे देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कम से कम संघीय स्तर पे हम कह सकते हैं कि बाइपोलर कंपटीशन है, अर्थात ये दोनों पोल हैं, यूपीए और एनडीए एक प्रकार से दो राजनीतिक ध्रुव हो गए हैं। और प्रत्येक ध्रुव में जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये पार्टियां फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे अभी हमने हाल में देखा चंद्रबाबू नायडू एनडीए में थे, अब वो यूपीए में जाने की चल जा सकते हैं या चले गए हैं। इसी प्रकार से ममता बनर्जी कभी एनडीए के साथ थी, अब वो तृणमूल कांग्रेस के रूप में यूपीए के साथ में है। इसी प्रकार से बहुत सारे दल हैं जो कभी यूपीए के साथ आ जाते हैं, कभी एनडीए के साथ चले जाते हैं। तो कभी ये कोई स्थायी संरचना नहीं है, इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और कभी आप यूपीए में तो कभी आप एनडीए में जा सकते हैं, और वो सब चलता रहता है। जिस दल को हम अपनी तरफ खींच सकें, ये दोनों ध्रुव प्रयास करते रहते हैं कि अधिक से अधिक दल हमारे उसमें गठबंधन में आ जाएं और हमारे ध्रुव में आ जाएं, जिससे कि हमारा वर्चस्व बढ़ जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पे हम ये कह सकते हैं कि यूपीए और एनडीए अब पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन का, राजनीतिक स्पर्धा के दो ध्रुव हैं, और इन्हीं ध्रुवों के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति आज की तारीख में संचालित होती है। और अब अगर हम ये कहें कि भाई एक पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी केंद्र में सत्ता मिल सकती है, जैसा कि हमने भाजपा के केस में देखा कि 2014 के चुनाव में भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा ने अपने को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार के लिए उपयुक्त नहीं माना और अपने दोस्तों को अपने साथ रखा, एनडीए को अपने साथ रखा, और उन्होंने भारी बहुमत से एक सरकार केंद्र में बनाई। तो ये यूपीए और एनडीए का जो कुछ भी डिवीजन है, ये ना हमें ध्यान रखना है कि ये भारतीय राजनीति के दो ध्रुवीय कॉन्टेस्टेशन को, बाइपोलर कॉन्टेस्टेशन को, पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन को व्यक्त करता है। लेकिन ये दोनों ध्रुव कोई फिक्स ध्रुव नहीं है, और इन ध्रुवों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। एक ध्रुव के कंपोनेंट दूसरे ध्रुव में आ और जा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें और इस पर भी अपनी निगाह रखें कि किस घटक, कौन सा घटक यूपीए में है, कौन सा घटक एमपीए में है। क्योंकि हम लोगों को पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, हम अगर छात्र के रूप में अगर इस पर निगाह नहीं रखेंगे तो अक्सर हमको गलत भी सूचना मिल सकती है कि हम किसी दल को किसी घटक में, किसी गठबंधन में समझ सकते हैं। हो सकता है कि वो उस गठबंधन में ना हो। तो आशा है कि यूपीए, एमपीए, यूपीए और एनडीए का ये जो डिवीजन है, कॉन्सेप्चुअल डिवीजन है, ये आपके समझ में आया होगा। और भारतीय राजनीति में आज वास्तव में यूपीए और एनडीए सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द हैं। जब भी कोई राजनीति होती है, जब भी कोई इलेक्शन होता है, और ख़ासतौर से जहां बहुमत प्राप्त करने की एक पार्टी की संभावना नहीं होती है, तो इन दोनों ही यूपीए और एनडीए की भूमिका वहाँ पर बहुत प्रभावित हो जाती है। तो इस संबंध में अगर आपके और कोई प्रश्न हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उसको आगामी उसमें हैंडल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।